प्रयास करके ये किया। अब हम सबके समक्ष प्रश्न इस बात का है, ड्यूरिंग कोरोना और पोस्ट कोरोना उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिनेरियो कैसा होना चाहिए, हमें क्या नए इनिशिएटिव्स लेने होंगे, सरकार को अपनी पॉलिसी मैटर्स पर क्या काम करने चाहिए, सरकार इस विषय में क्या सोच रही है। एक बड़ी तादाद में एक बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट डॉक्टर शर्मा जी प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन पे लगा हुआ है। उन सब के भी तमाम गंभीर प्रश्न है कि इस दौरान वो किस प्रकार से खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाए, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियली सर्वाइव करेंगे, वो अपना कैंपस अच्छे से चला पाएंगे, तो हम एक बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे। तो आपसे ये भी प्रश्न रहेगा कि आप इनके लिए क्या बेहतर सोच रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं, इनकी तमाम समस्याएं भी हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या नए इफर्ट्स हो रहे हैं, ड्यूरिंग कोरोना पोस्ट कोरोना हमें क्या नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो इन सब इश्यू पे आज हम जमा है। तो मैं वीरेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करें और उनके विचार हम सब सुने कि सरकार क्या करना चाहती है। और हम सबकी तरफ से डॉक्टर शर्मा जी को बहुत बधाई। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और खुद वो एक शिक्षक रहे हैं और उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग भी वो संभालते हैं। तो बहुत सम्मान की बात है और बहुत गौरव है कि यूपी को एक ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है जो सहृदयी है, जो लोगों से बहुत सहजता से मिलते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिनका बहुत लंबा अनुभव और बहुत शानदार काम वो कर रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस वेब समिट में जो भारत समाचार ने आज आदरणीय विधि और न्याय मंत्री डिस्कशन रखती है, क्या सोचती है, इस पर अपने विचार प्रकट करें। जी आदरणीय विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे भारत समाचार के कर्ता धर्ता आदरणीय श्री ब्रजेश मिश्र जी, आज उपस्थित एकेटीयू के वाइस चांसलर श्री विनय पाठक जी, श्री सुरेश जैन जी और यशस्वी पत्रकार श्री वीरेंद्र सिंह जी और अन्य महानुभाव, मुझे खुशी है कि भारत समाचार समय समय पर समसामयिक विषयों पर परिचर्चा को आयाम देता है, एक नया उनको एक उसका आगाज करता है। आज जिस प्रकार से शिक्षा की दशा और दिशा के बारे में हम लोग चिंतन करते हैं, तो हमें संक्रमण काल कोरोना का संक्रमण तो दिखाई पड़ता है, जब ना कैंपस की मस्ती है, ना छात्रों में विद्यार्थियों में आपस की चर्चाएं हैं, न ही टीचर्स का और विद्यार्थी का सीधा संवाद है, न ही क्लासरूम टीचिंग है। अगर है तो ऑनलाइन टीचिंग या डिजिटल जिसको टीचिंग कहते हैं उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। यानी मार्च से अगर 22 मार्च के बाद से देखें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की शैक्षिक जगत में आया है। लेकिन हम उसके पहले अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था 3 सालों पहले अगर देखें तो सत्र हमारे अनियमित थे और एक नकल व्यवसाय बन चुका था उत्तर प्रदेश में। इस दायरे को तोड़ने के लिए 3 साल पहले जब हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले जो आजादी के बाद से अब तक का शैक्षिक पाठ्यक्रम था कि लखनऊ में एक किताब चलती थी, उसका राइटर कोई और मिस्टर ए होता था, तो कानपुर में वही किताब का राइटर मिस्टर बी हुआ करते थे और मिस्टर सी कहीं और के होते थे और मनमाने दामों पर किताबें भी बिकती थी। कोर्स का स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ करता था। यानी आजादी के बाद से उसमें परिवर्तन नहीं किया गया शैक्षिक पाठ्यक्रम में। हमने आते ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया और एनसीईआरटी की परीक्षाओं को पाठ्यक्रम को हमने अपने कोर्स शेड्यूल में शामिल किया। 1.5 महीने परीक्षाएं हुआ करती थी, 1.5 महीने की परीक्षा होती थी, 2 महीने की होती थी, रिजल्ट कब आएंगे पता नहीं होता था। हमने उन परीक्षाओं को घटाकर परीक्षाओं को 12 दिन में हाई स्कूल और 15 दिन में इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का संपादन किया, अवधि में भी कमी किया और साथ में नकल विहीन परीक्षा हो इसके लिए 1,91,000 सीसीटीवी कैमरा और करीब 92,000 के आसपास कक्षों में
परीक्षाओं का संपादन करा के 56,11,000 से ऊपर के विद्यार्थियों की परीक्षा का संपादन हमने कराया और नकलविहीन परीक्षा भी हुई और 12 दिन में वो समाप्त भी हुई। हमने उसका परीक्षा फल भी निकाला। शायद भारतवर्ष का केवल अकेला बोर्ड था जिसकी परीक्षाएं भी हुई और जिसका रिजल्ट भी निकला, क्योंकि तमाम बड़े बड़े बोर्ड ऐसे थे जिनमें जो चाहे वो केंद्र से संबंधित हो चाहे प्रदेश से संबंधित हो, उनका परीक्षाएं तक संपादित नहीं हो पाई थी, जबकि हमारा रिजल्ट भी आ गया। यानी दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड समय से परीक्षा, समय से रिजल्ट। 1 साल पहले बता दिया गया था कि परीक्षाएं 18 फरवरी को शुरू होंगी और 15 दिन में समाप्त हो जाएंगी, और वही 18 फरवरी से शुरू होके 3 मार्च को वो समाप्त हो गई। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था कि हमारा सत्र का नियमितीकरण हुआ, पाठ्यक्रम का परिवर्तन हुआ, समय की अवधि को कम किया गया, रिजल्ट को सही समय पर निकाला गया, और ये सारी चीजें परिवर्तन बच्चों के शैक्षिक कैलेंडर पे पड़ा और बच्चों को 220 दिन अनिवार्य रूप से शैक्षिक कैलेंडर में पढ़ाई का हमने रखा। और पढ़ाई में कब, 1 महीने में कितना पढ़ना है, 1 हफ्ते में कितना पढ़ना है, ये कोर्स शेड्यूल हमने तय किया। और ये सारी चीजें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये शैक्षिक क्रांति का वो दौर था कि जब हमने उत्तर प्रदेश में आमूलचूल शैक्षिक परिवर्तनों को एक नया अंदाज में लाने की कोशिश किया। और हायर एजुकेशन पे भी अगर आप देखो तो शोध गंगा पोर्टल की स्थापना करी, ई लाइब्रेरी की स्थापना हुई, सभी जगह शोध पीठों का, चाहे वो भाऊराव देवरस शोध पीठ हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ हो, चाहे राम मनोहर लोहिया शोध पीठ हो, चाहे महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ रही हो, हमने अटल सुशासन पीठ रही हो, इनसे एक प्रकार का आच्छादन किया गया। उच्च शिक्षा का बहुआयामी जो विकास था वो बढ़ा। आप सबको मैं इसलिए सारी चीजें कह रहा हूँ कि इन सब चीज की जो द्रुतगामी गति से शैक्षिक गतिविधियां बढ़ रही थी, उनमें अचानक ब्रेक लगने की संभावनाएं आई, जबकि हमारा 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होना था और 22 मार्च से लॉकडाउन की स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होने लगी। अब बच्चा स्कूल जा नहीं सकता, हम करें तो क्या करें, हमारा सत्र भी प्रारंभ होना है। ऐसे समय हमने डिजिटल जो टीचिंग था, जो हमने ऑनलाइन टीचिंग था, उसको प्रेफरेंस दिया और उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार ई कंटेंट हमने हिंदी में तैयार कराए और AKTU के स्टूडियो से हमारे स्टूडियो हमने उसका इस्तेमाल किया और भारत सरकार का स्वयं प्रभा चैनल का स्लॉट जो है वो उत्तर प्रदेश को पहली बार, ये भी माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार मिला। और 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम हम लोगों ने स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, हम लोगों ने गूगल के माध्यम से, तमाम अन्य संसाधनों के माध्यम से व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस भी चलाई और इंटरनेट के माध्यम से कक्षाओं को, ऑनलाइन कक्षाओं को करने का काम हमने किया। और मुझे खुशी है कि AKTU ने इस कार्य में पूरा भरपूर सहयोग माध्यमिक शिक्षा विभाग को दिया। तो आज ये स्थितियां थी कि परिवर्तन में हमने वो पाठ्यक्रम को जो हम कक्षाओं में पढ़ाते, हमने ऑनलाइन टीचिंग के रूम में पढ़ाया। तो इससे एक तरफ ये हुआ कि जो कोर्स पढ़ना चाहिए तब बच्चों को कोर्स में पढ़ाई में कोई हर्जा नहीं हुआ। केवल हर्जा हुआ तो उनको विद्यालय के कैंपस में वो स्पोर्ट्स में खेल नहीं सकते थे, वहां पर एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। इन सारी चीजों पर उनका कमी जरूर आई, लेकिन हमने पठन पाठन की प्रक्रिया में बाधा नहीं आने दी। हमारा कोर्स शेड्यूल आज भी अपने कोर्स के हिसाब से चल रहा है। तो ये एक सुंदर व्यवस्था थी जिसमें हमने शुरू किया। हमारे सामने चुनौतियां थी कि जो विद्यालय हैं उनके प्रबंधकों को हम लोगों ने निर्देशित किया कि आप अपने टीचर्स को तनख्वाह, कर्मचारियों को तनख्वाह जरूर देंगे। दूसरी तरफ एक दूसरी चुनौती थी कि जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो तमाम अभिभावक समूहों के द्वारा ये कहा गया कि फीस की शुल्क को माफ किया जाए। बीच का रास्ता निकालते हुए हमने किया कि जो परिवहन का शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा और जो 3-3 माह का शुल्क है उसकी जगह पर प्रति माह शुल्क लिया जाएगा। और अगर कोई शुल्क देने में अक्षम है तो एक एप्लीकेशन देगा जिसके आधार पर अगले माह किस्तवार उससे शुल्क लेने की उपविधि को अपनाया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक शैक्षिक परिवर्तनों का वो दौर था जिसमें हमने नए नए विकल्पों को अपनाया। मैं कह सकता हूं कि कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभावों को हम चर्चा करते हैं, लेकिन अगर कभी कोरोना
संक्रमण काल में कोई सकारात्मक पक्ष था, अगर इसकी चर्चा आएगी तो हम लोग ऑनलाइन टीचिंग को एक उपलब्धि के रूप में देखेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग ने एक उपलब्धि के रूप में हम सबके सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया है क्लासरूम टीचिंग का, कि हम क्लासरूम टीचिंग के स्थान पर ऑनलाइन टीचिंग भी पढ़ सकते हैं। आज पूरे प्रदेश का वातावरण ये है कि नकलविहीन परीक्षाओं के संपादन के बाद हम अपने सत्र का प्रारंभ कर चुके हैं। अब हम फिर से एक नए अवसरों की तलाश में हैं जिसमें हमारी स्थितियां सामान्य हों और पठन पाठन की प्रक्रिया पुनः पहले की तरह प्रारंभ हो सके। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत अपने चैनल का, और इसका मैं इसलिए खास तौर से आभार व्यक्त करता हूं कि ब्रजेश जी ने हमेशा से इस बात पर ध्यान दिया है कि भारत समाचार जो चैनल है वो समसामयिक विषयों को परिभाषित करता रहे और लोगों तक अपनी आवाज को बुलंद करता रहे। मैं पुनः सबका जो सहभागीगण यहाँ पर आए उनका आभार व्यक्त करूंगा और साथ में एक क्षमा भी चाहूंगा क्योंकि हम लोगों की कैबिनेट होगी, थोड़ी देर के बाद हमको यहाँ से जाना होगा आपकी उसके बीच से, क्योंकि हमारे विभाग के कई प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल में है, उनकी बैठक भी मुझे करनी होगी, तो इसलिए मैं बीच में चला जाऊंगा, आपकी पूरी बातें नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर रुके रहेंगे डिप्टी सीएम साहब, और हम अनुरोध करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के मंत्री और ब्रजेश पाठक जी से, वो भी अपने आशीर्वचन से इस समिट के बारे में अपनी जानकारी दें, और हम ये कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब 15-20 मिनट और हमारे साथ रुके रहेंगे, डिप्टी सीएम साहब, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो महानुभाव हैं उत्तर प्रदेश के, जो शिक्षाविद हैं, प्रबंधक गण हैं, और ये जो शिक्षा के क्षेत्र में बीसीज हैं, विशेष उपलब्धियों वाले लोग हैं, इनसे उनका थोड़ा संवाद हो सके। तो पाठक जी के बाद हम डॉक्टर रईस सिंह जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं उनको आमंत्रित करेंगे। तो पहले ब्रजेश पाठक जी से चाहेंगे कि वो 2 शब्द कहें जिससे कि इस समिट को आगे बढ़ाया जाए। भारत समाचार का मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान काल में कोरोना महामारी जैसे एक अभूतपूर्व क्या कहते हैं कि अस्वाभाविक काल में इस समिट का आयोजन किया। बहुत ही आवश्यक समिट थी। मैं भारत समाचार का आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं भारत